दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे बीएसटी का हमारा लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और उसी के साथ में हमारा बीएसटी का भी कोर्स कंप्लीट होगा। देखो, मैक्रो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, इंडियन इको हमारा कंप्लीट हो गया, आज बिजनेस स्टडीज भी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक काम दे रही हूँ कि इस मंथ की 15th तक आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद में हम और भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। जैसे इन दिनों वीडियोस थोड़ी कम आ रही है क्योंकि मैं साइड में आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ। हम लोग दिवाली के बाद में एक 30 to 40 मिनट्स की वन शॉट सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उन सब चीजों को करने में तभी मजा आएगा, केस स्टडीज करने में, सैंपल पेपर करने में तभी मजा आएगा जब एक बार आपका पूरा कोर्स तरीके से कंप्लीट है। तो अच्छे से पढ़ लो। शुरू करते हैं हम लोग। फिलहाल हमारा लास्ट चैप्टर वन शॉट के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे काफी डिटेल में। देखो, चैप्टर का क्या नाम है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों के पास में पुरानी बुक्स है, बहुत पुरानी बुक्स हैं, तो उसके अंदर होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन हमें पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो देखो, हमें नया एक्ट पढ़ना है। ये जो नया एक्ट आया है 2019 के अंदर, इसने पुराने वाले को 1986 वाले को रिप्लेस करा। नया क्यों आया? क्योंकि देखो, पुराने वाले के अंदर कई चीजें कवर नहीं होती थी। पहले ऑनलाइन का जमाना नहीं था, तो उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कवर नहीं होते थे। आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा वगैरह का जमाना है, तो इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कवर होते हैं। पहले वालों में वैल्यूज कम गिवन थी, तब पैसा थोड़ा सा कम था, वैल्यूज कम गिवन थी। आज वाले में वैल्यूज जो है वो करोड़ों में आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो हमें कौन सा पढ़ना है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब देखो, जब भी कोई नया एक्ट आता है तो उसके लिए लोकसभा के अंदर बिल पास होना जरूरी है। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 है, ये किसने प्रेजेंट करा था? ये हमारे मंत्री जी रामविलास पासवान जी ने लोकसभा में प्रेजेंट करा था जुलाई 8, 2019 को, और उसी के साथ में आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो देखो, है क्या ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? देखो, हमें पता है, आप, मैं, हम सब लोग किसी ना किसी रूप में कंज्यूमर्स हैं। हम सब किसी ना किसी चीज का कंजम्पशन करते हैं। ग्रोसरी का आइटम खरीदते हैं, घी, चाय, चीनी वगैरह, कपड़े खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी हो गया, एसी, कूलर वगैरह। हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं, और हम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारे साथ में किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स बेचे जाएं, हमें सर्विसेज अगर दी जा रही है तो सर्विसेज में कोई कमी ना रहे, किसी भी तरह से हमारे साथ में कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड ना हो, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इस एक्ट का काम क्या है? कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और अगर मान लो किसी कंज्यूमर के साथ में कोई फ्रॉड हो गया है, कुछ गलत हो गया है, उसे खराब क्वालिटी का गुड बेचा गया है, खराब प्रेशर कुकर बेच दिया गया, खराब सिलेंडर बेचा गया, जो किचन में ब्लास्ट हो गया, पूरी किचन खराब हो गई, कुछ भी गलत होता है, तो ये एक्ट हमें एक 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। मैम, ये क्या बोल गए? देखो, 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम का मतलब है, ये समझ लो, हमारे पास में 3 तरह के कोर्ट्स अवेलेबल हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, आगे चल के पढ़ोगे चैप्टर के अंदर। एक होता है स्टेट कमीशन, और एक होता है नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट के लेवल पर स्टेट कमीशन, सेंट्रल के लेवल पर नेशनल कमीशन। मान लो हम लोगों ने जो गुड्स सर्विसेज खरीदे थे, जिसके थ्रू हमारे साथ में कोई फ्रॉड वगैरह कुछ भी गलत हुआ है, उनकी कीमत अगर 1 करोड़ रुपए तक की है, तो हम कहां जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। एक तरह से कोर्ट है ये। अगर उन गुड्स और सर्विसेज की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 10 करोड़ रुपए तक की है, तो हम जाएंगे स्टेट कमीशन में। और अगर उन गुड्स और सर्विसेज की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है, तो हम कहां जा सकते हैं? नेशनल कमीशन में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हमें हमारा पैसा भी रिफंड होगा, हमारे गुड को रिप्लेस भी करा जाएगा। मान लो आपने वो जो प्रेशर कुकर खरीदा था वो 5,000 रुपए का था, लेकिन उसकी वजह से आपकी किचन के अंदर ब्लास्ट हो गया, आपका 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो सामने वाली कंपनी आपको पैसा भी देगी, कॉम्पनसेशन भी देगी। और ये जो एक्ट है, ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, हर तरह के बिजनेसेस पर अप्लाई होता है। चाहे मैन्युफैक्चरर ने हमारे साथ में कोई फ्रॉड करा है, डिफेक्टिव गुड बेचा है, चाहे सेलर ने, ट्रेडर ने, रिटेलर ने कोई गुड बेचा है जिसके थ्रू हमें कोई गलती हो गई, कुछ ना कुछ हमारे साथ में गलत हो गया, हर तरह के बिजनेसेस पर अप्लाई होता है। चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे ई कॉमर्स हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, हर जगह ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अप्लाई होता है। समझ में आ गया? तो ये एक्ट क्यों आया है? कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है कि हमारे साथ में कुछ गलत ना हो, और अगर गलत हो भी गया है तो हमारे पास में ये 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम है। समझ में आया?
अब देखो इस एक्ट के तहत ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसके अकॉर्डिंग कौन कंज्यूमर होता है। चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बोला आप मैं हम सब लोग कौन है, कंज्यूमर्स हैं। इस एक्ट के हिसाब से कौन कंज्यूमर होता है, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड और अवेल एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। देखो कोई भी पर्सन जो किसी तरह की गुड्स खरीदता है या फिर कोई सर्विसेज लेता है फॉर सम वैल्यू, फॉर सम कंसिडरेशन, यहां पर यह जरूरी है कि उस इंसान ने उस चीज के लिए पे करा हो, चाहे पे 10 रुपए ही करे हैं। कोई भी वो पर्सन जो किसी तरह के गुड्स और सर्विसेज खरीदता है फॉर सम वैल्यू, प्रोवाइडिंग उस पर्सन ने उन चीजों के लिए पे करा है, फ्री फोकट में नहीं खरीदा, तो वो पर्सन क्या है, कंज्यूमर है। अगर उसके साथ में कुछ गलत होता है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एनी पर्सन हु इज यूजिंग द गुड्स, जो गुड्स को यूज कर रहा है, और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज का फायदा उठा रहा है, विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। आपने कोई गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीदे, मान लो आपका जो गुड है वो मोबाइल फोन है, आपके पापा ने खरीदा, पापा कंज्यूमर है, लेकिन वो मोबाइल फोन आपके लिए खरीदा है, आप उस मोबाइल फोन को यूज कर रहे हो पापा की परमिशन से, पापा के अप्रूवल से, तो आप भी कंज्यूमर कहलाओगे। समझ में आया। मान लो आपके पापा ने आपकी ट्यूशन फीस दी है, तो पापा कंज्यूमर है, लेकिन उस सर्विस का फायदा तो आप उठा रहे हो ना। आपकी सर्विस में कोई कमी रह गई, सामने वाले ने जैसा प्रॉमिस करा था वैसा नहीं दिया, तो आप कंज्यूमर हो, आप भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो यहां पर जरूरी है बायर का अप्रूवल होना चाहिए। मान लो मेरा वाईफाई का कनेक्शन है, मेरे वाईफाई की सर्विस जो है वो मेरा जो भी मेरे यहाँ पर रेंट पे रहता है वो उस वाईफाई को यूज कर रहा है मेरी परमिशन से, तो वो भी कंज्यूमर कहलाएगा। लेकिन अगर उसने मेरी परमिशन नहीं ली, चोरी चुपके वो मेरा वाईफाई यूज कर रहा है, इन दैट केस वो बंदा कंज्यूमर नहीं है। समझ में आ गया। हर तरह के बिजनेसेस पर अप्लाई होता है, चाहे ऑफलाइन बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स एनी गुड और अवेल एनी सर्विस फॉर रीसेल इज नॉट ट्रीटेड एज कंज्यूमर। कोई भी वो व्यक्ति जो किसी तरह के गुड्स और सर्विसेज खरीदता है रीसेल करने के लिए, वापस बेचने के लिए, तो वो रीसेल क्यों कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए रीसेल कर रहा है। इस सिचुएशन में तो भैया वो बिजनेस कर रहा है ना, इस सिचुएशन में हम उस इंसान को कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया। तो अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं और उसके लिए आपने कुछ पे करा है, आप कंज्यूमर हो। अगर आप किसी गुड्स और सर्विसेज का फायदा उठा रहे हो बायर के अप्रूवल से, उसकी परमिशन से, तो भी आप कंज्यूमर हो। करेक्ट है। अब देखो ये समझ में आ गया कंज्यूमर कौन होता है। हम ये बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कर रहा है, ये जो एक्ट है 2019, ये हम कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स देता है। हमारे पास में 6 तरह के राइट्स हैं, आप आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ोगे। ये हमारे हक है, ये हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है एज अ कंज्यूमर। और अगर हमारे साथ में कल को कोई भी फ्रॉड होता है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमारे साथ में करी जाती है, कोई धोखाधड़ी होती है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास में क्या क्या रेमेडीज, यानी कि हमारे पास में क्या क्या उपचार अवेलेबल है, क्या क्या सोल्यूशंस अवेलेबल है। हमारा पैसा रिफंड होगा, गुड को रिप्लेस करा जाएगा, हमें पैसा भी मिलेगा, कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा, क्या क्या अवेलेबल है। तो देखो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कंज्यूमर्स के लिए तो जरूरी है ही, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो अपने कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, उन्हें अच्छी क्वालिटी का सामान बेचती है रीजनेबल प्राइस पर, किसी तरह की कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करती, ऐसा बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रो करता है, उसे सक्सेस मिलती है। तो देखो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नंबर 1 है कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखो आज की डेट में भी बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो इग्नोरेंट हैं, पढ़े लिखे हैं फिर भी इग्नोरेंट हैं। उन लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं पता। आप लोगों को पता होगा क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अदरवाइज बहुत से कंज्यूमर्स ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं है हमारे पास में क्या क्या राइट्स, हमारे क्या हक है, एज अ कंज्यूमर हमारी क्या जिम्मेदारी है। और अगर हमारे साथ में कल को कुछ गलत हो जाता है तो उन्हें पता ही नहीं है उस 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी के बारे में भी, कि हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस स्प्रेड करता है और लोगों को इन 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम्स के बारे में बताता है कि अगर आपके साथ में कुछ गलत होता है आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हो। अगर आपके गुड्स और सर्विसेज की कीमत 1 करोड़ तक की थी, तो आपके गुड्स और सर्विसेज की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक की थी तो आप कहां जाओगे, स्टेट कमीशन में। 10 करोड़ से भी ज्यादा के आपके गुड्स या फिर सर्विसेज थी तो आप कहां जाओगे, नेशनल कमीशन में। और अगर कभी आप नेशनल कमीशन के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं होते तो आप
आप कहां पे जाओगे? जो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करता है, लोगों को इन सब चीजों के बारे में बताता है। सेकंड है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। देखो हमारे यहाँ पर जो कंज्यूमर्स है ना वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कि हम सब लोग बिखरे हुए हैं, हम सब लोग एक दूसरे के हक के लिए नहीं लड़ते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो किसी महिला के साथ में कुछ गलत हो गया तो बहुत सारी महिला मोर्चा वाली आ जाती हैं। उन महिला मोर्चा वालियों का काम क्या है कि किसी भी महिला के साथ में कुछ गलत हो गया तो वो उसके बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल करेंगी, वो उसे एनकरेज करेंगी कि तू लड़, तू तेरा केस लड़, पैसे हम तुझे देंगे केस लड़ने के, हम तुझे हर तरह की लीगल एडवाइस भी देंगे, हम तेरे साथ में है, तू लड़। अगर किसी लेबर के साथ में कुछ गलत हो गया तो लेबर यूनियन वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि हम तेरे हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन इस तरह से कंज्यूमर्स के हक के लिए लड़ने वाले जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन उतने नहीं है, इनकी कमी है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या होता है? कंज्यूमर्स के हक के लिए लड़ना। ये कंज्यूमर्स के बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल करते हैं, ये कंज्यूमर्स को लीगल एडवाइस देते हैं, उनके बिहाफ पर ये केस वगैरह लड़ते हैं, पैसा भी नहीं लेते, इनका काम ही वो है। तो इन चीजों की कमी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो इन्हीं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कंज्यूमर्स के हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके हित के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें पावर देता है, उन्हें राइट देता है कि आप कंज्यूमर्स के बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हो, कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, कंज्यूमर्स के बिहाफ पर आप लड़ सकते हो। और थर्ड है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। देखो माना कि जो कंज्यूमर है वो मार्केट का किंग पिन माना जाता है, वो मार्केट का राजा माना जाता है, भगवान माना जाता है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपना पैसा कमाने के चक्कर में इस कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं, शोषण कर रही हैं। जैसे खराब क्वालिटी के गुड्स बेचना, प्रेशर कुकर बेचा और वो मान लो किचन के अंदर ब्लास्ट हो गया, किसी की जान पर भी बनाती है, प्रॉपर्टी का भी इतना नुकसान होता है, किचन वगैरह खराब हो गई, किसी की जान भी चले जाती है, इंजरी हो जाती है। आपने कोई मान लो कॉस्मेटिक बेचा, उस कॉस्मेटिक के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो उसकी स्किन को सूट नहीं करे, एलर्जी वगैरह हो गई, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एकदम से फट गया, पटाखे फट गए, जान पर बनाती है। तो इस कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर्स को इन एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और फिर भी अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ हो गया तो मैंने बता ही दिया हमारे पास में 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम है, जहां पर हम कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, हमें हमारा पैसा भी मिलेगा, कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। करेक्ट है? तो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। नंबर 1 है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। देखो कोई भी बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म में सक्सेस हासिल करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तो उस बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो हमेशा अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखे, कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचे रीजनेबल प्राइस पर, उनके साथ में कोई गलत प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना करे। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी यही कहता है हर बिजनेस को कि आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखो। अगर आप कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस चलेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी गुडविल खराब होगी, आपके क्लाइंट्स छूटते जाएंगे। सेकंड है बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। देखो हर बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। पहली बात तो बिजनेस सोसाइटी में ही ऑपरेट करता है। बिजनेस के अंदर जो लेबर भी काम कर रही है वो लोग सोसाइटी के ही मेंबर्स हैं। और तो और बिजनेस जो है वो गुड्स बना के भी सोसाइटी को ही बेचता है, उसी से पैसा कमा रहा है, सोसाइटी से ही पैसा कमाता है। तो इस बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना कि वो सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के गुड्स दे रीजनेबल प्राइस पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी यही कहता है अच्छी क्वालिटी के गुड्स बेचो रीजनेबल प्राइस पर, कोई भी धोखाधड़ी वाला काम मत करो। थर्ड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा था कि हर बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स भी कोई जिम्मेदारी होती है जो उसे पूरी करना जरूरी है। सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के गुड्स बेचे, रीजनेबल प्राइस पर बेचे, किसी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे, एक्सपायर्ड गुड्स ना बेचे, एमआरपी से ज्यादा उनसे चार्ज ना करे। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी यही कहता है हर बिजनेस को कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करो। फोर्थ आता है मॉरल जस्टिफिकेशन। देखो कोई भी वो बिजनेस जो अपनी मॉरल वैल्यूज को फॉलो करता है, एक एथिकल दायरे में रहता है, ये मॉरल वैल्यूज ही तो है कि यार हमें सोसाइटी को अच्छे गुड्स बेचने हैं, खराब क्वालिटी के गुड्स नहीं बेचने, एमआरपी से ज्यादा कस्टमर से चार्ज नहीं करना, रीजनेबल प्राइस लेनी है, कस्टमर्स के साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं करनी, उन्हें एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं बेचना, ये मॉरल वैल्यूज ही तो हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी यही कहता है कि आप अपनी मॉरल वैल्यूज को फॉलो करो, क्योंकि आज की डेट में कंज्यूमर पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, यूथ है। अगर आप किसी तरह की अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी, आपका बिजनेस डाउन जाएगा।
फिर है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो अगर आप कुछ गलत करोगे, अगर कोई बिजनेस किसी तरह की गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, खाने की बात करें तो खानों के अंदर अडल्ट्रेशन करता है, मिलावट करता है, मसालों में रंग मिलाता है, नकली पनीर बेचता है, नकली दूध बेचा जाता है, नकली मिठाइयां बेची जाती हैं, अगर कुछ ऐसा करोगे तो डेफिनेटली सरकार आपके बिजनेस में इंटरफेयर करेगी। यानी कि रोज पुलिस वाले आपके बिजनेस के चक्कर काटेंगे, रोज वो आके आपके खाने के, आपके मसालों वगैरह की चेकिंग करेंगे। आपने देखा होगा अखबार के अंदर कि इस तरह से नकली पनीर मिला है, नकली मावा मिला है, नकली मिठाइयां मिली हैं। ये क्या है, सरकार इंटरफेयर कर रही है। तो हर बिजनेस सरकार की इंटरफेरेंस से बचना चाहता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन यही कहता है कि आप किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करो, धोखाधड़ी मत करो, तो ही आपका बिजनेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बच सकता है। और लास्ट है कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बनाना। और आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स कब बना सकते हो, अगर आप अपने पुराने, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखोगे, उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का सामान दे रहे हो, रीजनेबल प्राइस पर दे रहे हो, उन्हें अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, तो वही कस्टमर आपके लिए 4 कस्टमर और बनाएगा। वो लड़की अपनी सहेलियों को भी लेकर आएगी, अपनी मम्मी को भी लेकर आएगी, रिलेटिव्स को भी आपकी दुकान के बारे में बताएंगी। तो हर बिजनेस का मकसद क्या है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बनाना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी यही कहता है, हर बिजनेस को अपने कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ग्रो कर सके। समझ में आया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बिजनेसमैन यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। करेक्ट है। अब देखो ये जो कंज्यूमर्स हैं, आप मैं हम सब लोग हैं, हमें कौन कौन सी लीगल प्रोटेक्शन मिल रखी है, यानी कि हमारे पास में कौन कौन सी कानूनी प्रोटेक्शन है, सरकार हमें कैसे बचा रही है। तो देखो सरकार हम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के लॉस बनाती है, अलग अलग तरह के रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। जैसे पहले चलता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो भी क्यों आया था, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, क्यों आया है, हम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारे साथ में कुछ गलत ना हो, हमें कोई डिफेक्टिव गुड ना बेचा जाए, अगर हम कोई सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस में कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हमें कोई हजार्डियस गुड ना बेचा जाए। जैसे ये जो एक्ट है ये बताता है कि हम कंज्यूमर्स के क्या क्या हक हैं, यानी कि हमारे पास में क्या क्या हक है। हमारे पास में 6 हक हैं, 6 राइट्स हैं, जो अभी आप आगे पढ़ोगे। हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या जिम्मेदारी हैं। ये एक्ट हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस से, कि हमसे एमआरपी से ज्यादा सामान ना बेचा जाए या फिर एक्सपायर्ड गुड्स हमें ना बेचे जाएं, हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए, बढ़ा चढ़ा के कोई गलत एडवर्टाइजमेंट टीवी में ना दिया जाए जिसे देखकर हम मिसगाइड हों, प्रोडक्ट को खरीदें, हमें कोई डिफेक्टिव गुड ना बेचा जाए, अगर हम सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी भी तरह से अगर हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है तो ये एक्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। और साथ में ये एक्ट हमें क्या देता है, एक 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम भी देता है, जो मैंने पीछे बताया था ना आपको। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट के लेवल पर स्टेट कमीशन है, कंट्री के लेवल पर, पूरी कंट्री के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर नेशनल कमीशन है। जो आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदे थे, अगर उनकी कीमत 1 करोड़ तक की थी तो आप कहां जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर उन गुड्स की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा थी लेकिन 10 करोड़ तक की थी तो आप कहां जाओगे, स्टेट कमीशन में। और अगर आपके गुड्स की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा थी तो आप कहां पर जाओगे, नेशनल कमीशन में। और वहां पर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते ना उसके डिसीजन से भी, तो सबसे ऊपर हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो ये हमें लीगल प्रोटेक्शन दे रखी है। अब देखो हम जो कंज्यूमर्स हैं, हमें हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने 6 राइट्स दिए हैं, हमारे पास में 6 हक हैं। नंबर 1 है राइट टू सेफ्टी, कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी सेलर डीलर है, वो हमें सेफ गुड्स ही बेचेगा, वो हमें हजार्डियस गुड्स नहीं बेच सकता, ऐसे गुड्स नहीं बेच सकता जिनकी वजह से हमारी जान पर बन आए, प्रॉपर्टी का, लाइफ का भी नुकसान हो जाए, वो ऐसे गुड्स नहीं बेच सकता। जैसे कोई भी हमें डिफेक्टिव प्रेशर कुकर नहीं बेच सकता,
कोई खराब गैस सिलेंडर नहीं बेच सकता, खराब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं बेच सकता जिसकी वजह से हमारी जान पर बन आए, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान होए। और फिर भी अगर ऐसा कुछ हो गया, कोई सिलेंडर वगैरह कुछ भी ब्लास्ट हो गया, तो हम केस फाइल कर सकते हैं। हमारे पास में 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम है, हमें सेफ गुड्स ही बेचे जाएंगे। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, कि आप कंज्यूमर को हर तरह की इंफॉर्मेशन दो। कंज्यूमर हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, हमारा हक है, हमारा राइट है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिले गुड से रिलेटेड, कि गुड की प्राइस क्या है, गुड की क्वालिटी कैसी है, गुड के अंदर कितनी क्वांटिटी है, उसका वेट वगैरह कितना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, खाने की चीज है तो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसके कंटेंट्स हैं। अगर किसी पर्सन को मान लो नट्स वगैरह से एलर्जी हो सकती है तो वो भी वहां पर मेंशन होना चाहिए। और राइट टू इंफॉर्मेशन कैसे लागू होता है, हमें पता है हर प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग होती है, जिस लेबलिंग की हेल्प से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मैन्युफैक्चरर हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड है राइट टू चॉइस, ये हमारा हक है कि हम जो भी गुड खरीद रहे हैं वो हमारी चॉइस का होना चाहिए। जो सेलर है वो हम पर कोई गुड थोप नहीं सकता कि अरे यार यही वाला गुड खरीदो, ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इस ब्रांड को मैंने भी ट्राई करा, ये वाली क्रीम लो, इस क्रीम को मैंने भी ट्राई करा है, बहुत अच्छी क्रीम है, इस पे तो डिस्काउंट भी चल रहा है। तो जो सेलर है वो हम पर थोप नहीं सकता, हमारी चॉइस होनी चाहिए, हम हमारी पसंद से वो चीज खरीदेंगे। हालांकि सेलर ऐसा करता है, लेकिन हम उसे बोल सकते हैं भाई तू मुझे मत बता, मेरे पास में राइट टू चॉइस है, मैं मेरी पसंद से खरीदूंगा। फोर्थ है राइट टू बी हियर्ड, हमें सुना जाएगा, इसे राइट टू रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अगर किसी कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत हो गया, उसके पास में डिफेक्टिव गुड आ गया, तो उसे उसका, या फिर मान लो उसे सर्विस में कोई कमी रह गई, होटल की सर्विस में, रेस्टोरेंट की सर्विस में, ट्यूशन टीचर की सर्विस में, बैंक इंश्योरेंस की सर्विस में कोई कमी रह गई, तो उसे सुना जाएगा, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। और हम कैसे सुनाते हैं, हर प्रोडक्ट के पीछे कस्टमर केयर का नंबर होता है। अगर हमारी सिम में, मोबाइल में भी कोई दिक्कत होती है तो हम कस्टमर केयर कॉल करते हैं ना, तो हमें सुना जाएगा। कंपनीज के कंप्लेंट सेल्स होते हैं, कस्टमर केयर वाले होते हैं जो हमें सुनते हैं, वो तो सुनेंगे ही, साथ साथ में हमारे पास में जो 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वो भी हमारी बातों को सुनेंगे। सिर्फ सुनने की मैं बात कर रही हूं, वो भी हमारी कंप्लेंट को सुनेंगे। ठीक है भाई, सुन लिया। उसके बाद में है राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर हमारे साथ में जो भी गलत हुआ है हमें सुन लिया गया है, तो हमारे पास में राइट टू सीक रिड्रेसल है कि हो सके तो हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस करा जाएगा, हमें हमारा पैसा रिफंड होगा। या फिर मान लो आपने प्रेशर कुकर खरीदा था 5,000 रुपए का, और उस प्रेशर कुकर की वजह से आपको इंजरी हो गई है, कोई जल गया है पर्सन, किचन पूरी खराब हो चुकी है, नुकसान हो गया है मान लो 5 लाख रुपए तक का, तो प्रेशर कुकर तो 5,000 तक का ही था, लेकिन सामने वाली कंपनी आपको 5 लाख रुपए भी देगी, कॉम्पनसेशन भी देगी, मुआवजा भी भरेगी। दिस इज राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू हियर्ड, आपको सुना जाएगा, राइट टू सीक रिड्रेसल में आपको कंपनसेट करा जाएगा, रिफंड हो गया, रिप्लेस हो गया, या फिर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को हक है कि उसे एजुकेशन मिले। आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आपको एजुकेशन मिले। तो इसी तरह से सरकार भी लोगों को अवेयर करती है, कंज्यूमर्स को एजुकेट करती है, जागो ग्राहक जागो, एमआरपी देख के चीज खरीदो, एक्सपायरी डेट देख के चीजें खरीदो, आप आईएसआई मार्क हो गया, एग मार्क हो गया, क्वालिटी मार्क्स देखकर चीजें खरीदो, गोल्ड खरीद रहे हो तो उस पर हॉलमार्क होना चाहिए। दिस इज कंज्यूमर एजुकेशन, करेक्ट है। वन बाय वन देखें। नंबर 1 क्या है हमारे पास में, राइट टू सेफ्टी है। राइट टू सेफ्टी, इस राइट के हिसाब से द कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो सेलर है वो ऐसे गुड्स और सर्विसेज नहीं बेच सकता जिसकी वजह से लाइफ या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो जाए। जैसे प्रेशर कुकर में कोई डिफेक्ट है, या फिर मान लो डिफेक्टिव गैस सिलेंडर है, कोई डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जिसकी वजह से किसी बंदे की जान पर बन आई, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो गया। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है हजार्डियस गुड्स की वजह से, तो हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा। सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन। इस राइट के हिसाब से हमारा हक है कि हमारे पास में गुड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कि उस गुड की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, उसका कितना वेट है, उसकी प्योरिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर आप वूल खरीद रहे हो, ऊन खरीद रहे हो, तो अगर वो 100% प्योर है ना, तो उस पर एक मार्क बना हुआ होगा जिसे हम लोग बोलते हैं वूल मार्क बना हुआ होगा। तो हमें प्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे
हमारे साथ में कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। थर्ड है राइट टू मेक चॉइस, इसमें दो बातें आती हैं, इसे हम राइट टू चूज भी बोलते हैं, राइट टू बी अश्योर्ड भी बोलते हैं। पहली बात क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो हमें कभी भी फोर्स नहीं कर सकता कि हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही खरीदें, पर्टिकुलर कलर का ही खरीदें, पर्टिकुलर ब्रांड ही खरीदें। हमारा हक है, हम हमारे हिसाब से चूज करेंगे, वो हमें फोर्स नहीं कर सकता। दूसरा है कि दुकानदार के पास में सफिशिएंट गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल तो होने चाहिए ताकि हम उनमें से चूज कर सके। उसके पास में अच्छे खासे गुड्स अवेलेबल होने चाहिए, वो भी अलग अलग प्राइजेस के गुड्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम उनमें से चूज कर सके। अगर उसके पास में अवेलेबल ही नहीं है तो हम चूज कहां से करेंगे, हमें जो है वही खरीदना पड़ेगा ना। तो दोनों चीजें हैं, उसके पास में ज्यादा गुड्स अवेलेबल भी होने चाहिए और वो हमें फोर्स भी नहीं कर सकता कि यही वाला आप खरीदो। फिर आ जाता है राइट टू बी हियर्ड, यानी कि राइट टू रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है तो ये हमारा हक है कि हमारी बात सुनी जाएगी। इसके लिए कंपनीज के पास में कंप्लेंट सेल्स भी होते हैं जहां पर हम हमारी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। कस्टमर केयर वगैरह हो गया, हम हमारी कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास में दूसरा प्रोडक्ट आ गया, हमें हमारा प्रोडक्ट रिप्लेस करो या फिर हमें रिफंड वगैरह मिले, ये तो सुनेंगे ही। साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन भी हमारी कंप्लेंट सुनेगा। तो सुनने का काम यहां तक है। सुनने के बाद में अगर मान लो हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है तो हमें कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। मान लो हमारा जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट था उसे अच्छे गुड्स के साथ में, नए गुड के साथ में रिप्लेस करा जाएगा, उसकी जगह हमें नया गुड मिलेगा, या फिर हमें हमारा पैसा रिफंड करा जाएगा। या फिर मान लो कोई लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, किसी को कोई इंजरी हुई है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का नुकसान हुआ है तो उसे पैसा भी दिया जाएगा, यानी कि उसे कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। दिस इज राइट टू सीक रिड्रेसल। और लास्ट आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म्ड टू कंज्यूमर। हर कंज्यूमर का हक है कि वो एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर रहे, उसके पास में मार्केट से रिलेटेड सारी नॉलेज हो। इसीलिए हमारी जो सरकार है वो स्कूल के लेवल पर, यूनिवर्सिटीज के लेवल पर ये जो चैप्टर है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप पढ़ रहे हो, इसे करिकुलम में, सिलेबस में इंक्लूड करती है ताकि हमें कंज्यूमर एजुकेशन मिले। सरकार जो है वो मास मीडिया के थ्रू, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह के थ्रू कैंपेन भी चलाती है, जागो ग्राहक जागो, कि आप एक अवेयर कंज्यूमर रहो, एमआरपी से ज्यादा पे मत करो, चीजें खरीद रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट चेक करो, हमेशा आपको पक्का बिल लेना है, हमेशा आपको कैश मेमो लेना है, पक्का बिल लेना ही है। इस तरह से नहीं कि भाई बिल इज अ वेस्ट ऑफ पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिल है वो आपके परचेज का प्रूफ है। अगर कल को कुछ गलत हो गया, अगर आपके पास में बिल ही नहीं है तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपने वो सामान खरीदा था। तो ये क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन है। जागो ग्राहक जागो, हमें एजुकेशन मिले, हमें हमारे राइट्स के बारे में सारी चीजें पता हो। आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तभी आपको अपने राइट्स के बारे में पता है। समझ में आ गया। तो ये 6 राइट्स हम लोगों के पास में अवेलेबल हैं। तो देखो, जैसे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने हमें राइट्स दिए हैं, हक दिए हैं, सेम इसी तरह से ये एक्ट हमें हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताता है कि ये हमारा काम है। वो तो हमारे हक है लेकिन ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, कि हमारे पास में जो हमें राइट्स मिले हैं हम हमेशा उन राइट्स को यूज करें। जैसे हमें राइट टू चूज मिला है, राइट टू चॉइस मिला है, तो हम अपनी चीज को अपने पसंद से चूज करें। हम सेलर की बातों को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, हम खुद चूज करें क्योंकि वो हमारा राइट है। अगर हमारे साथ में कुछ गलत हो गया तो हमारे पास में राइट है ना, राइट टू बी हियर्ड, कि हमें सुना जाएगा। तो हम हमारी कंप्लेंट फाइल करें, हम उन्हें हमारी कंप्लेंट बताएं। अगर हम हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे राइट्स को यूज करें। इन राइट्स का कोई मतलब नहीं है अगर हम इन्हें यूज नहीं करते। सेकंड है, एक जो कंज्यूमर है वो खुद कॉशियस कंज्यूमर होना चाहिए, अवेयर कंज्यूमर होना चाहिए। हम ऐसे ही सेलर की बातों को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना कर ले, हम उसे इंसिस्ट करें कि आप हमें पूरी इंफॉर्मेशन दो, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताओ, क्वांटिटी के बारे में बताओ, प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी है, क्या प्राइस है, सब कुछ हम जाने। कॉशियस कंज्यूमर हो कि कोई भी चीज अगर हम खरीद रहे हैं तो एक्सपायरी डेट की ना खरीदें। अगर आप कभी पेट्रोल भी डलवाते हो तो पेट्रोल पंप पे चेक करते हो ना कि रीडिंग 0 आ रही है, शुरुआत में रीडिंग 0 आनी चाहिए। तो हम खुद एकदम अवेयर कंज्यूमर होने चाहिए, हमें हमारे हक के बारे में पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। एक्सपायर्ड गुड्स नहीं खरीदना, एमआरपी से ज्यादा नहीं देना, पक्का बिल हमेशा लेना है, पेट्रोल पंप पर हमें देखना है कि पहले रीडिंग 0 आनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, एक कॉशियस कंज्यूमर की निशानी है।
थर्ड आता है फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंसेस। अगर आपके साथ में जेन्युइनली कुछ गलत हुआ है, जेन्युइनली अगर आपको नुकसान हुआ है, तो चाहे आपका नुकसान 100 रुपए का ही क्यों ना हुआ हो, 500 रुपए का ही क्यों ना हुआ हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज के लिए कंप्लेंट फाइल करो। ये मत सोचो यार 500,000 का ही तो नुकसान हुआ है, कंप्लेंट फाइल करो। आप कंप्लेंट फाइल नहीं करोगे तो उस बंदे को, जो सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उसे सैम मिलती जाएगी, वो आगे से ऐसे काम और करेगा। तो बेटर है आप कंप्लेंट फाइल करो। कंज्यूमर जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। आप ऐसे ही कोई चीज मत खरीदो, आप क्वालिटी देखकर चीजें खरीदो। जैसे अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरह के मार्क्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अलग हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें, हेलमेट वगैरह ड्यूरेबल गुड्स की बात करें, तो उस पे ये ISI मार्क होना चाहिए जो एक अच्छी क्वालिटी शो करता है। गोल्ड खरीद रहे हो तो उस पे हॉलमार्क होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चरल गुड्स खरीद रहे हो उस पे एग मार्क होना चाहिए। वूल खरीद रहे हो, ऊन खरीद रहे हो, तो 100% प्योरिटी के लिए वूल मार्क होना चाहिए। तो आप ये सारे मार्क्स देखकर अच्छी क्वालिटी के गुड्स ही खरीदो। और लास्ट नहीं है, डू नॉट बी कैरीड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट के पीछे मत भागो। कई बार एडवर्टाइजमेंट में चीजें बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके, बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, तो उसके पीछे भागकर आप कोई चीज मत खरीदो। जैसे ये यामी गौतम वाला एड हो गया कि 7 दिन के अंदर बेदाग गोरापन पाए, 7 दिन के अंदर आपके स्किन का शेड ही चेंज हो जाएगा। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। और मान लो ये बॉर्नवीटा या जो भी है, इससे बच्चे पी रहे हैं और एकदम से बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी आ गई। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको लगता है कोई ऐड बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड है, बड़ा चढ़ा के है, तो आप उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। फिर है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। हमेशा चाहे आप 10 रुपए का ही सामान खरीदो, सामने वाले से पक्का बिल लो, कैश मेमो लो, क्योंकि अगर आपके साथ में कल को कुछ गलत होता है तो ये बिल ही एक एविडेंस, सबूत का काम करेगा। दुकानदार बोल देगा अगर आपके पास में बिल नहीं है तो मैंने तो बेचा ही नहीं, पता नहीं, मैंने तो नहीं बेचा, झूठ बोल रहा है। तो हमेशा आपके पास में बिल होना चाहिए। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, कंज्यूमर्स का एक ग्रुप बनाना, ताकि हम कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरे कंज्यूमर्स के बिहाफ पर भी कंप्लेंट फाइल करना। हमेशा अपने एनवायरनमेंट की इज्जत करना। जैसे प्लास्टिक बैन है तो हम खुद भी प्लास्टिक कम से कम खरीदें या फिर ना खरीदें। एनवायरनमेंट को गंदा ना करें, पॉल्यूशन ना फैलाएं, ऐसी चीजें ना खरीदें जो बैन है, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर कोई भी चीज ब्लैक के अंदर मिल रही है तो हमें ब्लैक में कोई चीज नहीं खरीदनी, हमें सिर्फ लीगल गुड्स और सर्विसेज ही खरीदने हैं। और हमारी जिम्मेदारी है, हमें पता होना चाहिए मार्केट में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं और उन चीजों की क्या क्या प्राइजेस हैं, ताकि कोई भी दुकानदार हमें पागल ना बना सके। तो ये क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। समझ में आया? अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वालिटी मार्क्स की बात करते हैं। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था ना क्वालिटी मार्क्स के बारे में, कि अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो आप उस चीज की क्वालिटी देखकर ही खरीदो। अगर आप कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जैसे हेलमेट वगैरह, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हो, तो उस पे ISI मार्क देखकर आप ये चीजें खरीदो। देखो ये चीजें आपसे MCQ में पूछी जाएंगी, आपको ये मार्क भी पता होना चाहिए। अच्छे से देख लो, हो सकता है ये ISI वाले मार्क आपके पास में 4 तरह का बना हुआ आ जाए, अलग अलग तरह से, आपसे पूछे कौन सा करेक्ट है। तो आपको मार्क भी पता होना चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये मार्क कौन से गुड्स पर पाया जाता है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ISI मार्क ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर। अगर आप कोई एग्रीकल्चरल कमोडिटी खरीद रहे हो, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, गाय भैंस वगैरह के प्रोडक्ट्स वगैरह, आप ऐसी चीजें खरीद रहे हो, तो उस पर होना चाहिए एग मार्क। क्या होना चाहिए? एग मार्क, AGMARK। अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो गोल्ड पर होता है हॉलमार्क, जिसे हम BIS मार्क भी बोलते हैं। ये गोल्ड का 100% प्योरिटी शो करता है। अगर आप ऊन खरीद रहे हो तो 100% प्योर वूल के लिए मार्क होता है वूल मार्क। अगर आप कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस पर इको मार्क होता है, इस तरह का। अगर आप कोई प्रोसेस्ड फूड खरीद रहे हो तो उस पे FPO होता है, फूड प्रोसेस ऑर्डर, कि भाई ये जो भी पैक्ड फूड है ये प्रॉपर साफ सफाई में बना गया है, प्रॉपर सैनिटेशन देखा गया है, किसी तरह की कोई मिलावट वगैरह नहीं है, हाइजीन का ध्यान रखा गया है। तो ये क्वालिटी मार्क्स हैं, ये अच्छे से देखना, यहाँ से MCQ बन सकता है। अब देखो हम लोग 3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? तो कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर उसके साथ में कुछ गलत हुआ है तो। कंज्यूमर एसोसिएशन यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे महिला मोर्चा वाले होते हैं, सेम ऐसे ही कंज्यूमर्स के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं जो कंज्यूमर्स के हक के लिए लड़ते हैं। ये लोग भी किसी कंज्यूमर के बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कुछ गलत हुआ है, ये भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरे कंज्यूमर्स किसी दूसरे कंज्यूमर
कंज्यूमर्स के लिए भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर्स दूसरे कंज्यूमर्स के बिहाफ पर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या फिर मान लो कोई चीज यूज करने की वजह से किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है, उसकी जान पर बन आई है, गैस सिलेंडर फट गया, कुकर फट गया, जान पर बन आई, तो उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी घर वाले हैं, वो उसके बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। किसी बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ है तो उसके मम्मी पापा, उसके जो भी गार्जियंस हैं, वो भी उसके बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। करेक्ट है। और दूसरी बात आती है, ये तो समझ में आ गया कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। हम किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? तो हम किसी भी मैन्युफैक्चरर जिसने हमें डिफेक्टिव गुड बेचा है, हम किसी भी मैन्युफैक्चरर जिसने वो डिफेक्टिव गुड बनाया है, चाहे वो सेलर हो जिसने बेचा है, चाहे वो डीलर हो, गुड्स डिफेक्टिव गुड्स का जो भी मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो डीलर हो, रिटेलर हो, हम उस पर आराम से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर हम सर्विस ले रहे हैं तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो बैंक की सर्विस हो, इंश्योरेंस सर्विस हो, लॉयर की सर्विस हो, जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम उस पर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जैसे एक बार एक इंसान बैंक के एटीएम से पैसा निकाल रहा था, तो एटीएम से पैसा नहीं निकला, उसको कोई अर्जेंसी थी, एटीएम से पैसा नहीं निकला क्योंकि एटीएम के अंदर पैसे की शॉर्टेज थी, एटीएम के अंदर पैसे नहीं थे। तो उस इंसान ने बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी कि ये क्या है, सर्विस के अंदर डेफिशिएंसी है, सर्विस की कमी है। तो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो गुड्स के मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डीलर के ऊपर भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और सर्विस प्रोवाइडर के लिए अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, who are not considered as consumer? इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कौन कंज्यूमर नहीं होता? अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल। अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हो रीसेल करने के लिए, तो यहाँ पर आपका मकसद प्रॉफिट कमाना है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कंज्यूमर नहीं हो। अगर कोई पर्सन किसी तरह के गुड्स को यूज कर रहा है बायर के अप्रूवल के बिना, तो वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, वो कंज्यूमर नहीं है। मेरा वाईफाई मेरे जहां पर जो रेंट पर रहता है वो यूज कर रहा है बिना मेरे अप्रूवल के, तो फिर वो कंज्यूमर नहीं है। मेरा अप्रूवल उसने ले रखा है तो वो कंज्यूमर है। द पर्सन हु अवेल्स ऑफ द सर्विसेज, अगर कोई मेरी सर्विसेज यूज कर रहा है, जिन सर्विसेज के लिए मैंने पे करा है, वो मेरी सर्विसेज यूज कर रहा है मुझसे चोरी चुप के बिना परमिशन के, तो वो भी कंज्यूमर नहीं है। अगर कोई पर्सन कुछ गुड्स को खरीदता है जिसके लिए उसने पे नहीं करा है, कोई कंसिडरेशन पे नहीं करा, फ्री फोकट में कोई चीज खरीदी है, 1 रुपया भी नहीं दिया, तो वो कंज्यूमर नहीं है। अगर आपने कोई सर्विसेज खरीदी है और उन सर्विसेज के लिए आपने पे नहीं करा, तो भी आप कंज्यूमर नहीं हो। समझ में आ गया कौन कंज्यूमर नहीं होता? अब आगे बात आती है, अगर किसी कंज्यूमर के साथ में कल को कुछ गलत हो जाता है, तो उस कंज्यूमर के पास में क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, यानी कि क्या क्या सॉल्यूशंस, क्या क्या उपचार अवेलेबल हैं। देखो, टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अगर आपको कोई डिफेक्टिव गुड बेचा गया है, आपने कंप्लेंट फाइल करी है, तो आपके गुड के अंदर वो डिफेक्ट खत्म करा जाएगा, आपके गुड को सही करा जाएगा। अगर सर्विसेज में कोई कमी रह गई तो आपको और सर्विसेज दी जाएंगी। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद द न्यू वन। अगर आपको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा गया है तो आपको उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट की जगह पर एक नया गुड बेचा जाएगा, आपके गुड को रिप्लेस करा जाएगा। अगर आपको कोई खराब चीज बेची गई थी या फिर सर्विसेज में कमी रह गई, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको आपका पैसा भी रिफंड करा जाएगा। टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। अगर मान लो कोई गुड यूज करने की वजह से लॉस ऑफ लाइफ हो गया है, किसी पर्सन को कोई इंजरी हो गई है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो सामने वाली कंपनी जो है वो कॉम्पनसेशन भी देगी, पैसा भी देगी, मुआवजा भी भरेगी। प्यूनिटिव डैमेज का मतलब क्या है? आपने मान लो एक कुकर खरीदा था जिसकी कीमत थी 5,000, लेकिन इस कुकर की वजह से इंजरी हो गई है, पर्सन जल चुका है, किचन पूरी खराब हो चुकी है, नुकसान हो गया मान लो 5 लाख रुपए तक का, तो जितने का भी नुकसान हुआ है वो सामने वाली कंपनी भरेगी, चाहे उस गुड की कीमत 5,000 रुपए ही थी। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई बिजनेस किसी गलत तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, खराब क्वालिटी के गुड्स बेच रहा है, गलत तरह के एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहा है, बढ़ा चढ़ा के एड्स करवा रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है, तो इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस करना वो बिजनेस बंद कर देगा। अगर कोई बिजनेस हजार्डियस गुड्स बेच रहा है, खराब गैस सिलेंडर, खराब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, खराब टीवी वगैरह, तो वो इस तरह के हजार्डियस गुड्स को मार्केट में बेचना बंद करेगा। टू विड्रॉ द
द हजार्डियस गुड्स, उसने मार्केट में जितने भी अपने हजार्डियस गुड्स निकाल रखे हैं ना बेचने के लिए, वो उन सारे गुड्स को क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, वो ऐसे गुड्स को नहीं बेचेगा। उसके गुड्स को कंपनी जो है, जो भी हमारा कोर्ट है, वो सीज भी कर सकता है, वो आगे से ऐसे हजार्डियस गुड्स नहीं बेच पाएगा, उसका लाइसेंस वगैरह रद्द कर दिया जाएगा। और वही लिखा है, अगर आपके जान वगैरह पर बन आती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो जो भी सामने वाली कंपनी है, जो भी सेलर है, डीलर है, मैन्युफैक्चरर है, वो आपको कंपनसेशन भी देगा। तो ये आपके पास में रेमेडीज, आपके पास में कुछ उपचार रिलीफ्स अवेलेबल है। करेक्ट है। अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे साथ में कुछ भी गलत होता है तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमें एक 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लेवल पर स्टेट कमीशन, और पूरे नेशन के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर हमारे पास में है नेशनल कमीशन। अगर हमें नुकसान हुआ है, हमने जो गुड्स और सर्विसेज खरीदे थे उनकी कीमत मान लो 1 करोड़ तक की थी, तो हम कहां जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर उन गुड्स और सर्विसेज की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा थी लेकिन 10 करोड़ तक की थी, तो हम कहां जाएंगे, स्टेट कमीशन में। अगर उन गुड्स और सर्विसेज की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा थी तो हम कहां जाएंगे, नेशनल कमीशन में। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट से, जो ऑर्डर आया है, उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, अगर उससे सेटिस्फाइड हो गए तो अच्छा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर हम हमारी कंप्लेंट आगे ले जा सकते हैं स्टेट कमीशन के अंदर। अगर हम स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम नेशनल कमीशन में भी जा सकते हैं। और अगर कोई इंसान नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि जो सबसे ऊपर हमारा कोर्ट है। तो 3 तरह की हमारे पास में रिड्रेसल एजेंसीज है। इसे मैं आपको इस तरह से करा रही हूं प्रॉपर टेबल के फॉर्म में, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पैराग्राफ में उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो देखो, जब हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करते हैं तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें एक तो प्रेसिडेंट होता है और साथ में 2 और मेंबर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स। 2 मेंबर्स में से एक का विमेन होना जरूरी है, यानी कि फीमेल होना जरूरी है। स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है लेकिन 4 मेंबर्स होते हैं और एक का फीमेल होना जरूरी है। ये वाला सेम है, नेशनल के अंदर भी एक प्रेसिडेंट होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, एक का फीमेल होना जरूरी है। तो डिफरेंस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर है कि एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स, एक का फीमेल होना जरूरी है। इन दोनों में प्रेसिडेंट के साथ में 4-4 मेंबर्स हैं। हु कैन बी प्रेसिडेंट, अब ये जो प्रेसिडेंट है ये कौन हो सकता है, तो ये जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज हो सकता है। स्टेट कमीशन के केस में ये हाई कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज हो सकता है नेशनल कमीशन के केस में। समझ में आया, कौन हो सकता है प्रेसिडेंट। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज, स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज, और नेशनल कमीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग और रिटायर्ड जज। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इस प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट करा जाएगा, तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली स्टेट की गवर्नमेंट, और साथ में किसके रिकमेंडेशंस यानी कि किसके ओपिनियन लिए जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सिलेक्शन कमेटी बताती है कि हाँ भाई आप इसको एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हो। तो कौन अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन रिकमेंड कौन करती है, सिलेक्शन कमेटी। यहां पर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का काम भी स्टेट गवर्नमेंट का ही है, लेकिन यहां पर किसको कंसल्ट करा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का सजेशन लिया जाता है, फिर प्रेसिडेंट को चुना जाता है। और यहां पर कौन अपॉइंट करती है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और साथ में किससे कंसल्ट करा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपके गुड्स और सर्विसेज की कीमत 1 करोड़ तक की है, 1 करोड़ तक की, तो आप कहां जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर आपके गुड्स और सर्विसेज की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से 1 रुपया ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन 10 करोड़ तक की है, तो आप कहां जाओगे, स्टेट कमीशन में। 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो आप कहां जाओगे, नेशनल कमीशन में। अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स भी मैंने बताया था, अगर जो भी कंप्लेंट फाइल कर रहा है और साथ में जिसके अगेंस्ट फाइल करी जा रही है, अगर दोनों में से कोई भी पार्टीज डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, उन्हें लगता है उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वो विद इन 45 डेज स्टेट कमीशन में जा सकती है। समझ में आया, जिसने कंप्लेंट फाइल करी है और जिसके अगेंस्ट फाइल करी है, दोनों में से अगर कोई भी पार्टीज डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें लग रहा है उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वो विद इन 45 डेज कहां जा सकते हैं, स्टेट कमीशन में। और अगर वो स्टेट कमीशन
कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कोई लोग स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें लगता है न्याय नहीं मिला, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर कहां जा सकते हैं, नेशनल कमीशन के अंदर। और अगर कोई लोग नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है वो पार्टीज, तो वो विद इन 30 डेज कहां जा सकते हैं, सबसे ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। समझ में आया? लेकिन देखो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, मान लो आपके गुड्स की कीमत 1 करोड़ तक की थी, तो आप कहां जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप स्टेट कमीशन में जाओगे, स्टेट कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप नेशनल कमीशन में जाओगे। लेकिन आप फिर उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आपके गुड्स की कीमत 1 करोड़ तक की है तो आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आ गए, स्टेट से नेशनल में आ गए, लेकिन आप नेशनल से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जा सकते हो अगर आपके गुड्स की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। समझ में आया? अगर आपके गुड्स की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है ना, कि फर्स्ट टाइम ही आपका केस नेशनल कमीशन में आया है, इसी सिचुएशन में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर गुड्स की कीमत 1 करोड़ से कम है आपका, और आपका जो भी केस है वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आया, स्टेट से नेशनल में आया, आपका केस नेशनल से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। समझ में आया? अगर आपके गुड्स की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ तक की है, अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में चले जाओगे, लेकिन नेशनल के बाद में आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप सिर्फ और सिर्फ तब जाओगे अगर आपके गुड्स की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। आपका पहली बार केस आया ही कहां है, नेशनल कमीशन में आया है। समझ में आया? एक लास्ट टॉपिक और आता है, ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे महिला मोर्चा वाले होते हैं, वैसे ही कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके हक के लिए लड़ने के लिए भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशंस होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, इनका क्या रोल है। तो देखो पहली बात तो हमारी कंट्री में कुल 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंज्यूमर्स के हक के लिए लड़ते हैं। जैसे कुछ फेमस है, उनका नाम बता देती हूँ। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में, सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई के अंदर, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली में, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी हो गया, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर हो गया। तो ये कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, बस इनका नाम देख लेना। इनका काम क्या है, ये जनरल पब्लिक को एजुकेट करते हैं, ये जनरल पब्लिक को बताते हैं कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है तो हमारे पास में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, पैसा रिफंड होगा, गुड रिप्लेस होगा, कंपनसेशन मिलेगा। और कैसे गाइड करते हैं हम लोगों को, ये अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करा के कंज्यूमर्स को अवेयर करते हैं। ये टाइम टू टाइम अपने पीरियोडिकल्स छपवाते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर कोई ना कोई कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत हुआ है तो वो केस छपवा देते हैं, मैगजीन्स वगैरह में, जर्नल्स में किसी कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत हुआ है, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स है, उन्हें पब्लिश करवाते हैं और कंज्यूमर को बताते हैं कि इस सिचुएशन में आपके पास में क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या रिलीज अवेलेबल हैं। ये अलग अलग तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लैब्स वगैरह में टेस्ट करते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के शैम्पूज को टेस्ट करेंगे और फिर अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करवाते हैं कि इस ब्रांड का शैम्पू सबसे अच्छा है, इस ब्रांड का शैम्पू सबसे ज्यादा खराब है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को लैब्स में टेस्ट करके अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करवाते हैं ताकि कंज्यूमर्स को नॉलेज मिले, वो अवेयर रहे। कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं कि अगर आपके साथ में किसी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है तो आप प्रोटेस्ट करो, आवाज उठाओ, हम आपके साथ हैं। कंज्यूमर को हर तरह की लीगल असिस्टेंस यानी कि कानूनी सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर्स के बिहाफ पर ये कंप्लेंट भी फाइल करते हैं। अगर किसी कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत हो गया तो ये कंज्यूमर के बिहाफ पर कंप्लेंट भी फाइल करेंगे। कुछ जो विलेजर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा अवेयर नहीं है, जिन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, ये उनके बिहाफ पर भी कंप्लेंट फाइल करते हैं। कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो उस पर क्वालिटी मार्क्स देखो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ड्यूरेबल आइटम्स पे ISI मार्क होना, जैसे हेलमेट पे ISI मार्क होता है। अगर आप एग्रीकल्चरल गुड्स खरीद रहे हो तो उस पे एग मार्क होना चाहिए। गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हो तो उस पे BIS मार्क यानी कि हॉलमार्क होना चाहिए। तो क्वालिटी मार्क्स देखकर आप चीजें खरीदो। और सरकार को हेल्प करते हैं अलग अलग तरह के कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने में। सरकार के बिहाफ पर भी अलग अलग तरह के कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं जिसमें ये लोगों को गाइड करते हैं उनके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के बारे में। अलग अलग तरह के जो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसे
होने से ये लोग बचाते हैं, क्योंकि इनका काम ही क्या है, कंज्यूमर्स को इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। समझ में आया? इसी के साथ में बीएसटी का हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। सारे नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर लग रहा है यार मैम ने अपनी तरफ से एफर्ट डाला है, बहुत सारे बच्चे जो बोल देते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर्स है, तो देखो बेटा ये डिटेल्ड लेक्चर्स है, जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ वैसा मैंने एग्जैक्टली आपको यूट्यूब पर पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। ट्रस्ट में वो जो छोटे छोटे से वीडियोस होते हैं ना 10-15 मिनट्स के, वो सिर्फ रिविजन के लिए होते हैं, उनसे आप रिविजन कर सकते हो। मैं आपको वैसे वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगी, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, एक्चुअली में पूरे नंबर लेकर आने हैं ना, देन गो फॉर डिटेल्ड लेक्चर्स। और मतलब क्या लोगे यार, स्कूल में एक चैप्टर मतलब एक वीक चलता है, यहाँ पर आपका एक चैप्टर आई गेस मैक्स 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो 2.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अच्छी बात है, वो कोई लॉन्ग लेक्चर नहीं है। बाकी रिवीजन के लिए हम लोग दिवाली के बाद में हमारी 30 to 40 मिनट्स की वन शॉट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ लेना, सारे नोट्स कलेक्ट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।